Question 4, GATE Electrical 2014. The figure shows the circuit diagram of a rectifier. The load consists of a resistance 10 ohm and an inductance of 0.05 Henry connected in series. Assuming ideal thyristor and ideal diode, the thyristor firing angle in degree needed to obtain an average load voltage of 70 volt is. क्वेश्चन नंबर 4, गेट इलेक्ट्रिकल 2014. तो आप देख सकते हो कि जो फिगर दी है आपके पास, अगेन हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, एक आपके पास एक सिंगल थारिस्टर आपके पास बना हुआ है. अगर मैं इसकी बात करूँ ट्रिगरिंग की, तो ये अल्फा पे ट्रिगर्ड होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर्ड होगा. इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ट्रिगर्ड होता है और ये वैल्यू भी लिख दिया है. आप देख रहे हो लोड के पैरेलल में एक एंटी पैरेलली आपके पास एक एंटी पैरेलली डायोड कनेक्टेड है आपके पास, और ये एंटी पैरेलली जो डायोड होता है इसको बोलते हैं आपके पास फ्री व्हीलिंग डायोड, एफडी, फ्री व्हीलिंग डायोड. इसका क्या काम है आपके पास कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब अल्फा पे आप ट्रिगर करते हो तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ऑन हुआ, अल्फा पे आप ट्रिगर किए पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, फिर ये इनपुट वोल्टेज यहाँ कनेक्ट हुआ, डायोड ये जो रहता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका कोई काम नहीं है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ हो जाता है और वी नॉट इक्वल टू वी एस हो जाता है. अब वी नॉट इक्वल टू वी एस आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में. जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है आपके पास कि नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे हम स्टार्ट करते तो डायोड तो ऑन ही था आपके पास. नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे हम बात करते तो -2 प्लस जैसे ही हम यहाँ पे देते, क्योंकि यहाँ तक तो इनपुट आ चुका था, जैसे मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ ये डायोड क्या हो जाता है ऑन, और ये डायोड ऑन होने से आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाता है. बट आउटपुट वोल्टेज जीरो से क्या होगा, ये जो करंट फ्लो है आपके पास आई नॉट, ये हमेशा कंटिन्यूस हो जाता है. ये आई नॉट जो होगा हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा, ये कंटिन्यूस करंट हो जाएगा, कंटिन्यूस आई नॉट. ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है, आउटपुट को आपके पास आउटपुट जो करंट है उसको हमेशा कंटिन्यूस मेंटेन रखता है. अगर फ्री व्हीलिंग डायोड ना हो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी नॉट वी एस होगा एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास तो फिर ये कंडक्ट ही नहीं करेगा आपके पास. क्लियर. या फिर एक आरएल लोड अगर दिया हुआ, अगर एक आरएल लोड दिया तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपके पास एक आरएल सर्किट के कारण आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कुछ पोर्शन तक आपके पास कंडक्ट करेगा, दैट मीन बीटा तक, एक्सटिंक्शन एंगल तक आपके पास, और उसके बाद करंट जीरो हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन. तो अगर मैं फ्री व्हीलिंग डायोड ना लगाऊं आपके पास और अगर ये रजिस्ट्री लोड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं करेगा. अगर आपके पास आरएल लोड है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ी देर तक कंडक्ट करेगा, क्योंकि इंडक्टेंस लगा है, और इंडक्टेंस के कारण आपके पास जब मैं वोल्टेज की बात करता हूं और जब एनर्जी रिलीज करने की बात करते हैं तो वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, VL की वैल्यू, उसके कारण थोड़ी देर तक थारिस्टर और भी कंडक्ट करेगा, और जब तक कंडक्ट करेगा आपके पास करंट फ्लो होते रहेगा और कुछ समय के बाद करंट जीरो हो जाएगा. और जिस जगह पे जीरो करंट होता है उसको हम बीटा बोलते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, दैट मीन द एक्सटेंशन एंगल. बट अगर आपको डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन को रोकना है आप फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दो. इससे होगा क्या, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से आपके पास, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड से यहाँ पे आपके पास ये होगा कि जैसे ही आप नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे ये डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि N2P कनेक्टेड है, और इसके ऑन होने से आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो, और आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो तो करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा, तो कभी भी आपको डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं मिलेगा. तो ये एफडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. अब अगर मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, अगर मैं साइनसोइडल अगर आपके पास एक फिगर बनाना चालू करता हूँ, ओमेगा टी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये VS की वैल्यू 325 साइन 314 है, 325 साइन 314 90 डिग्री पे 325 होगा. ओके, पीक वैल्यू 325 वोल्ट होगा, ये जीरो. अब मैं अगर आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ और अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये अल्फा पे ट्रिगर करेगा आपके पास, ये अल्फा पे ट्रिगर, ये पाई. अब अल्फा पे ट्रिगर करेगा, इसका मतलब है कि सपोज करो, अब मान लेते पहले आपके पास ये जीरो है, अल्फा पे ट्रिगर किया, ये VM साइन अल्फा, और ये कंडक्ट करेगा और थोड़ी दूर तक आपके पास ये यहाँ तक भी जाएगा. ये इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट करेगा ये बीटा तक, और ये अल्फा से आपके पास ट्रिगर किया, इसकी वैल्यू कितना हो गया, VM साइन अल्फा. इफ अल्फा पे ट्रिगर कर रहा है ये जीरो, ये आउटपुट वोल्टेज का फिगर होता है. ऐसा होता है आपके पास. इसका तो पॉजिटिव एरिया तो है, यहाँ पे नेगेटिव एरिया भी देखने को मिलेगा, और ये किसके कारण बना, आरएल लोड के कारण बना है. फिर आगे आपके पास यहाँ पे जीरो, ये जीरो हो गया. फिर नेक्स्ट आपके पास कब ट्रिगर करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करेगा. नेक्स्ट आपके पास 2 पाई प्लस अल्फा पे, 2 पाई यहाँ लिख देते अपन, ये 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करेगा, ये सेम. फिर फिगर ऐसे बनेगा आपके पास, अल्फा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा. तो टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई होगा, क्योंकि हाफ वेव है ही आपके पास, एक ही थारिस्टर है. बट होगा क्या, ये आरएल लोड था आपके पास, इसलिए ये पाई के बाद भी चला ड्यू टू इंडक्टेंस,
करंट क्योंकि जीरो नहीं होगा इमीडिएटली, तो ये आपके पास जो नेगेटिव पोर्शन है इसके कारण एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है, जितना उसका आना था उतना तो आएगा, ऊपर से ओवरऑल एरिया की बात करूं तो ये नेगेटिव एरिया इस पॉजिटिव एरिया को कम कर देगा। बट अगर आप चाहते हो ये आरएल लोड है आपके पास और विदाउट एफडी है, विदाउट आपके पास एफडी, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, विदाउट पैरेलल में जो N2P डायोड लगा है उसके कारण, बट अगर आप चाहते हैं कि इस पोर्शन को अवॉइड किया जाए, ये पोर्शन ना आए आपके पास, तो आप क्या कर दो, एफडी लगा दो। और अगर आप ये एफडी लगा दोगे तो ये पोर्शन को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज का फिगर ऐसे बन सकता है आपके पास, आउटपुट वोल्टेज का फिगर कि पहले आपके पास ये अल्फा तक था आपके पास, ये गया और ये पाई हो गया, ये अल्फा टू पाई, उसके नेक्स्ट कब होगा आपके पास ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये इसका मतलब है पाई से लेके बीटा तक आपके पास, जो बीटा की वैल्यू पाई से ज्यादा होगी आपके पास, ये वाले जो पोर्शन में जो नेगेटिव एरिया आ रहा था जिसके कारण एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था, एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होने के कारण जो पावर होगा, जो आप एसी जो डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो एवरेज पावर होगा अक्रॉस द लोड वो भी डिक्रीज होगा। आप चाहते थे उसको इंप्रूव करें तो आप लगा दो फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस द लोड। अब फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से ये पोर्शन जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास ये इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव एरिया होगा, उतना ही एवरेज वैल्यू को कम करेगा, उतना ही कन्वर्जन एफिशिएंसी को कम करेगा, क्योंकि आउटपुट पावर कम होगा। आउटपुट पावर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आउटपुट का जो डीसी पावर है एवरेज आउटपुट वोल्टेज इनटू एवरेज आउटपुट करंट, अगर आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज कम होगा तो डीसी पावर भी कम होगा, एफिशिएंसी भी कम होगी कन्वर्टर की। इस पोर्शन को हम अवॉइड कर रहे हैं। इसका मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण एक तो करंट कंटीन्यूअस होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इंप्रूव होता है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज के इंप्रूव होने से जो आपका डीसी पावर होता है क्रॉस द लोड वो आपके पास ज्यादा आता है। उसके ज्यादा होने से क्या होता है, कन्वर्टर का एफिशिएंसी भी ज्यादा आता है। ओके, तो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं अल्फा से लेके पाई तक आपके पास होगा, ये एफडी के कारण आ गया। ये आरएल लोड था लेकिन एफडी के कारण हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंटीन्यूअस कंडक्शन बोल रहा हूं और आरएल लोड है और अगर आप फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दे रहे हो तो ये फिगर कैसे बन गया? ये फिगर तो वैसे बन गया जैसे रजिस्ट्री लोड का होता है। अगर मैं बोलूं कि इसका इक्विवेलेंट दूसरा फिगर बनाओ और एफडी ना लगाओ तो मैं कैसे बनाऊंगा फिगर? देखो ध्यान से देखना आप, कि अगर मैं बोलूं कि चलो फिगर बना रहा हूं आपके पास और मेरे को एफडी नहीं लगाना है और सेम रिजल्ट आना चाहिए, मैं बोलूंगा चलो रजिस्ट्री लोड लगा लो। ये दोनों फिगर में एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फिगर सेम होगा। इन दोनों ही सर्किट में एवरेज आउटपुट जो वोल्टेज होगा उसका फिगर सेम होगा, आउटपुट वोल्टेज का फिगर सेम। अल्फा पे ट्रिगर करेगा, वी नॉट इक्वल टू वी एस होगा और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास ये ऑफ होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग, और वी नॉट की वैल्यू 0 होगी। देखो फिगर सेम। इसका मतलब अगर आप एक आरएल लोड में अगर आप फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रहे हो तो आउटपुट वोल्टेज का फिगर सेम ऐसे रजिस्ट्री लोड होता है। इसलिए फ्री व्हीलिंग डायोड जब भी लगा रहता है एंटी पैरेलली N2P लगा रहता है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो रजिस्ट्री लोड के रिजल्ट हो जाते हैं। अब आपके पास रिजल्ट अगर आपको याद नहीं रखना तो आपका कंसेप्ट इतना रहना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कितना दिख रहा है आपको। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड 2 पाई, अल्फा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से ट्रिगर कर रहा है आपके पास, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई। अगर मेरे को कोई बोले कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालो तो ठीक है, 1/2 पाई आपके पास टाइम पीरियड। एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमेशा एरिया अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई। और आपके पास मेरे को एरिया निकालना, मेरे को पता सिर्फ पॉजिटिव एरिया आएगा, नेगेटिव एरिया आपके पास है भी नहीं। अल्फा से पाई क्या, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, आपको बिल्कुल सॉल्व करते आना चाहिए। तो रिजल्ट आ गया Vm/2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी पाई से लेके अल्फा। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ गया Vm/2 पाई कॉस 180, -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा। ये रिजल्ट ये होता है आपके पास एक हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्ट्री लोड और हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड विथ एफडी। एक आरएल लोड भी होगा और फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा होगा तब भी ये रिजल्ट होगा। तो आपको अगर याद नहीं रखना तो आपको सिंपल 10 सेकंड यूज करते आना चाहिए कैलकुलेशंस के। ये आ गया Vm/2 पाई। अल्फा 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 2 कैंसिल आउट, Vm/पाई आ जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायोड सर्किटरी में जो आपके पास एक हाफ वेव डायोड सर्किटरी अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसका एवरेज वैल्यू Vm/पाई होता है। तो आपको हमेशा क्रॉस चेक करते आना चाहिए, ये रिजल्ट है। तो अगर किसी को पहले से आइडिया हो, अगर मैं बात कर रहा हूं तो कि पावर टाइम्स में कई बार आपके पास लोगों को बहुत अच्छा आइडिया होता है, फिगर देखे उनको पहले से पता चल गया अरे यार ये तो एक आरएल लोड लगा हुआ है, ठीक है, आर और एल की वैल्यू का कोई यूज नहीं है आपके पास, ओके आरएल और आर और एल की वैल्यू का कोई यूज नहीं है, ये एफडी लगा हुआ है। एफडी जब भी लगता है तो ये फिगर तो रजिस्ट्री लोड के समान हो जाता है। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट तो सिंपल आपके पास हो जाएगा रजिस्ट्री लोड के साथ। तो कुछ लोग ऐसा भी याद रख लेते हैं Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। तो कुछ लोग रिजल्ट बेस होते हैं और जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो कुछ लोगों को रिजल्ट का अपना एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जब वो चाहते हैं कि कुछ नया चेंज हुआ, तो जितने लोग रिजल्ट जानते हैं ना कई बार वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते क्वेश्चन को। बट जिन लोगों को कंसेप्ट बहुत क्लियर रहता है, चाहे फिर वो क्वेश्चन कैसा भी आए
वो हर क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो किसी को आप नंबर ऑफ रिजल्ट्स याद कर लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोड के लिए और फिर क्वेश्चन ढूंढ रहे कि आपके जो फॉर्मूला आप जो जानते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है। नहीं, आप अगर थोड़ा बहुत अगर फॉर्मूला जानना चाहते हो इट्स ओके, लेकिन कंसेप्ट पे ज्यादा केयर करें कंपेयर टू फॉर्मूला। ये तो हम सॉल्व कर लिए। अब आपके पास था कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, अल्फा की वैल्यू निकालना है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज देखो 70 वोल्ट गिवन था, वीएम की वैल्यू कितना था 325 पुट किए, ये 2 पाई हुआ 1 प्लस कॉस अल्फा। और बस अब आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कॉस अल्फा पहले निकाल लो, उसके बाद अल्फा की वैल्यू निकाल लो। लगभग ये 69 डिग्री के आसपास आ रहा था, 69.2 डिग्री के आसपास। चेक कर लेंगे आप, ये एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था एग्जाम में, 69.2 डिग्री के आसपास आया था। मेरे पास इवन लिखा भी होगा 69.3 लिखा हुआ, 69.3, ये 69.3 डिग्री के आसपास आ रहा था। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन आप एक आसान क्वेश्चन को भी कंसेप्ट वाइज देखना है आपको। ऐसा ना हो कि एक आसान क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मुला वाइज देख रहे, आप हर चीज को समझने की कोशिश करें। क्योंकि पॉल टाइम्स में जब आप पढ़ते हो तब चीजें अलग होती है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत ही फोकस होकर सॉल्व करना है, वैरायटी ऑफ थिंग्स को आपको देखना है कि आप कैसे क्वेश्चन आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा अच्छा आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 69.3 डिग्री, इतना आप अल्फा प्रोवाइड करोगे तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज 70 वोल्ट आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि एक आरएल लोड में अगर एफडी नहीं होता तो फिगर क्या बनता, बीटा का कंसेप्ट जो आता है, और अगर एफडी है तो ये तो रजिस्ट्री लोड के समान हो गया। ओके, तो एक अच्छा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 5, गेट इलेक्ट्रिकल 2016, ए फुल ब्रिज कन्वर्टर सप्लाइंग एन आरएलई लोड is shown in figure. The firing angle of the bridge converter is 120 degree. The supply voltage Vm of T equal to 200 pi sin 100 pi T volt, R equal to 20 ohm, E equal to 800 volt. The inductor L is large enough to make the output current IL a smooth DC current. Switches are lossless. The real power feedback to the source in kilowatt is. Next question, question number 5, gate 2016. आप देख रहे हो अरेंजमेंट आपके पास अगेन एक ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ है, कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर की बने, एक आईएल दिया आपके पास, एक आरएलई लोड लगा हुआ है, बैटरी का पोलैरिटी अपोजिट है, 800 वोल्ट, R20 ओम, एल दिया हुआ है, लोड के बारे में आपके पास। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरएलई लोड आपके पास अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्फा 90 से ज्यादा डिग्री है आपके पास, तो आपको आइडिया होना चाहिए अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री में क्या होता है। वीएमटी की वैल्यू 200 पाई साइन 100 पाई टी वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, पीक वैल्यू 200 पाई है। ओके, आईएल की वैल्यू स्मूथ डीसी करंट, इसका मतलब है कि कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट। क्वेश्चन में मेंशन है ड्यू टू हाईली इंडक्टिव लोड, क्वेश्चन में लिखा रहता है हमेशा कि हाईली इंडक्टिव लोड के कारण जो करंट होगा वो कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट होगा। ओके, द रियल पावर फीडबैक टू सोर्स इन किलोवाट, जो पावर आपके पास जो फीडबैक होगा आपके पास टू सोर्स इन किलोवाट आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि आपको जो पावर का जो फ्लो होगा आपके पास, ये लोड से जो सोर्स का जो पावर फ्लो होगा, लोड से सोर्स का जो पावर फ्लो होगा वो पावर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इन किलोवाट, कि कितना आपके पास होगा। आपके पास जो फीडबैक आपके पास दे रहे हैं हम लोग, जो पावर आपके पास फीड कर रहे हैं, फिर से बैक साइड में आपके पास जो फीड कर रहे हैं आपके पास फ्रॉम लोड टू सोर्स, वो पावर निकालना है इन किलोवाट। ओके, अब ध्यान से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में अगर आपके पास हम ध्यान से देखा जाए तो अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री है, कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री है। मैं थोड़ी देर पहले भी जो कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा था उसमें मैं क्या बोल रहा था कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होता है इन ब्रिज कन्वर्टर 2 Vm बाई पाई कॉस अल्फा होता है इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट, चाहे फिर लोड आरएल हो चाहे आरएलई हो, चाहे फिर लोड आरएल हो चाहे आरएलई हो, इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 2 Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। ओके, ये आपके पास रिजल्ट है। फिर आपके पास एक आरएलई लोड अगर है आपके पास और करंट आपके पास कांस्टेंट है, आईएल आपके पास कांस्टेंट करंट है, एल का एवरेज वैल्यू आपके पास 0, एल का जो एवरेज वैल्यू होगा आपके पास 0। एक प्योर इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है, इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू ओवरऑल एरिया इक्वल टू 0। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर का वोल्टेज जो होता है वो एलडीआई बाई डीटी होता है, तो आईएल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसलिए बहुत बार आप देखते हो कि एल बाजू में बना रहता है, सिर्फ यहाँ पे आर और ई बना होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एल यहाँ पे बना हो, आर और ई यहाँ बना है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिखा हो या पूरे का मिला के आउटपुट वोल्टेज लिखा, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक ही बात है। क्लियर? तो आरएलई आपके पास एक लोड दिख रहा है आपके पास। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे एज्यूम कर लूं कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो एल का तो 0 हो गया, प्लस आर का आपके पास कितना होगा, आई एल इंटू आर, प्लस बैटरी वोल्टेज तो माइनस बैटरी वोल्टेज लिखा है। ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज की अगर मैं बात करूं कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपके पास कितना, तो वी नॉट की वैल्यू आपके पास ये आ गया, आई एल इंटू आर
और E, तो R की वैल्यू 20 था तो 20 IL माइनस कितना आ गया 800, ये आपके पास ये एक रिजल्ट और एक ये रिजल्ट। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन देखने में से लगते हैं लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अगर आपको हैंडल करने आता है तो। ये देखो 20 IL माइनस 800, इसका मतलब है जब जब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपको बैटरी वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको एक न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना है तो उनको नीड होगी एक बैटरी वोल्टेज की। और मेरे को वैसे ही पता है कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अल्फा आपके पास 120 डिग्री है, इसको बोलते हैं इन्वर्टर मोड। अभी थोड़े पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि आपके पास एक ब्रिज रेक्टिफायर दो मोड में वर्क करता है, कन्वर्टर मोड AC टू DC और एक DC टू AC। आपके पास पावर का फ्लो इस साइड से उस साइड होगा। क्लियर? एक फिगर भी बनाया था आपके पास, अल्फा लेस देन 90 डिग्री और अल्फा ग्रेटर देन 90, तो अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो अल्फा की वैल्यू पता है, इसका मतलब मैं तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल भी सकता हूं। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर मेरे को निकालना है तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 2 VM की वैल्यू कितना होगा, VM इक्वल टू 200 पाई है आपके पास, VM इक्वल टू 200 पाई डिवाइड बाई पाई और कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री दी है तो पाई पाई कैंसिल आउट, ये हो गया 400 और कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है तो ये -200 वोल्ट आ गया एवरेज आउटपुट वोल्टेज। और नेगेटिव आने का बनता है जब भी अल्फा ग्रेटर देन 90 से आपके पास ज्यादा होगा, व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री एवरेज आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा। क्यों एवरेज आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होता है, नेगेटिव एरिया डोमिनेटिंग होना चालू हो जाता है। अगर अल्फा की वैल्यू आप 90 से ज्यादा रखते हैं तो नेगेटिव एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू पॉजिटिव एरिया, एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव। और अगर मैथ्स वाइज बात करूं तो मैथ्स वाइज तो दिख ही रहा है, ठीक है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपके पास -200 वोल्ट आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को तो दूसरा रिजल्ट भी पता है, ये देखो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट है, तो क्यों ना मैं -200 वोल्ट को इससे कंपेयर करता हूं, इस वाले रिजल्ट से। 20 IL माइनस 800, 800 उधर गया तो 600 हो गया, और 20 IL, तो IL की वैल्यू आ गया आपके पास 30 एम्पियर। ये कांस्टेंट लोड करंट 30 एम्पियर आ गया। और एक और चीज आप ध्यान रखें, लोड करंट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है कन्वर्टर में। एक कन्वर्टर में पावर चाहे आपके पास ये एब्जॉर्ब कर रहा हो चाहे पावर डिलीवर कर रहा हो, एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करके सिर्फ पावर को आप डिलीवर कर सकते हो। वोल्टेज नेगेटिव होगा तो पावर डिलीवर्ड होगा, ऐसा कन्वर्टर में पॉसिबल नहीं है कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो लोड करंट कभी ऐसा नहीं हो सकता, लोड करंट की वैल्यू ऐसी होगी और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। वैसे पावर, अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो पावर तो क्या आपके पास वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज करो तो एब्जॉर्ब डिलीवर बन सकता है, या करंट का डायरेक्शन चेंज करो तो पावर एब्जॉर्ब से डिलीवर बन सकता है आपके पास, बट यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंसेप्ट ये कहता है आपके पास कि हमेशा आपके पास लोड करंट जो होगा ये आपके पास IL होगा पॉजिटिव वैल्यू, ये V0 होगा, और V0 अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो ये देखो करंट पॉजिटिव इंटर कर रहा है आपके पास, तो ये हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, ये कन्वर्टर के समान बिहेव करेगा। बट IL ऐसे ही, IL तो हमेशा ऐसा फ्लो होगा, ये +2 माइनस आप हमेशा लिख रहे हो। और अगर यहाँ पे V0 नेगेटिव है, V0 नेगेटिव है, तो उस केस में आपके पास ये क्या करेगा, +2 माइनस इंटर कर रहा है, नेगेटिव आपके पास है, V0 की वैल्यू तो डिलीवर्ड करेगा, ये डिलीवर्ड करेगा। इसको और कैसे बना सकते हैं अपन फिगर, इस वाले फिगर को ऐसा भी बना सकते हैं कि मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, -2 कर दूं, IL तो कभी चेंज ही नहीं होगा डायरेक्शन, और ये V0 है। अब ये करंट इंटर कर रहा है इनटू द नेगेटिव टर्मिनल, जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करता है ये एब्जॉर्ब करता है, जब भी करंट नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करता है ये आपके पास डिलीवर करता है, ये डिलीवर करेगा, ये डिलीवर करेगा। तो बेसिक नेटवर्क का कंसेप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो करंट आपका 30 एम्पियर आ गया, करंट कितना आ गया 30 एम्पियर। अब आपके पास क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास हो क्या रहा है, IL की वैल्यू आपके पास जो है, ये तो हुआ नहीं आपके पास, ये केस अभी का तो नहीं है, IL की वैल्यू 30 एम्पियर है, V0 की वैल्यू कितना आपके पास 200 वोल्ट है, देखो V0 आपके पास -200 वोल्ट है, ये -200 वोल्ट। तो अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखो IL आपके पास प्लस में क्या कर रहा है, तो ये एब्जॉर्ब पावर कितना होगा, ये एब्जॉर्ब पावर कितना होगा, तो एब्जॉर्ब पावर होगा 30 इंटू कितना आपके पास -200, ये आ गया -6 किलोवाट पावर आपके पास एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, पोलैरिटी चेंज करके, कि यहाँ पे पावर कितना होगा, तो पावर आपके पास इस बार डिलीवर्ड पावर कितना होगा, डिलीवर्ड पावर, क्योंकि -2 इंटर कर रहा है, डिलीवर्ड पावर कितना होगा, IL की वैल्यू 30 एम्पियर है और V0 की वैल्यू आपके पास 200 वोल्ट है, पोलैरिटी चेंज कर चुका हूं मैं, तो 200 वोल्ट, तो 30 इंटू 200 तो कितना आ गया 6 किलोवाट, इतना डिलीवर करेगा। कितना एब्जॉर्ब करेगा, -6 किलोवाट, कितना डिलीवर करेगा 6 किलोवाट। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास जो पावर जो का जो फ्लो होगा वो लोड टू सोर्स आपके पास कितना होगा, द रियल पावर फीडबैक टू सोर्स इन किलोवाट, कितना पावर आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम लोड टू सोर्स, वो हो रहा है 6 किलोवाट आपके पास लोड टू सोर्स कर रहे हैं। इतना मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ,
क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आप -6 पुट कर देते, क्योंकि आपका तो -6 किलोवाट आया, तो आपका आंसर 100% गलत होता, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा टाइप में तो -6 और +6 अलग अलग नंबर है। ऐसा हो नहीं सकता कि -6 पुट करेंगे तो सही, +6 पुट करेंगे तो सही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करो, आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आपको बोला है कि डिलीवर्ड पावर निकाल रहा है, और जब मैं डिलीवर्ड पावर निकालने को बोल रहा हूं, इसका मतलब ही है कि पावर नेगेटिव कैसे होगा। पावर 6 किलोवाट डिलीवर करेगा आपके पास ये लोड, इस लोड से सोर्स में पावर जो होगा वो 6 किलोवाट होगा। अगर मैं पावर को एब्जॉर्ब करने की बात करता कि ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो -6 किलोवाट आता, -6 किलोवाट पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। बट हम डिलीवर करने की बात आ रहे, अब नेगेटिव नहीं हो सकता था, 6 किलोवाट। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप में आपको क्या पुट करना था, 6 पुट करना था। अगर आप -6 पुट करते 100% गलत होता। तो आपको टर्मोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, आपको ये पावर का कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए, पावर का कंसेप्ट। और अगर आपको इस पावर के कंसेप्ट को देखना है तो यूट्यूब में एक वीडियो आपके पास में डिलीवर और एब्जॉर्ब पावर का बनाया हूं आपके पास यूट्यूब वीडियो में, क्लियर। नेटवर्क में एक एब्जॉर्ब और डिलीवर पावर का जो कंसेप्ट होता है उस पे बेस में एक वीडियो बनाया, उसमें मैं 3 to 4 अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किया नेटवर्क के। तो ये यही कंसेप्ट है, बेस है आपके पास कि कब हम एब्जॉर्ब बोलते, कब डिलीवर बोलते, कब नेगेटिव एब्जॉर्ब को कैसे डिलीवर से रिप्लेस करते। ये एक नेटवर्क का कंसेप्ट है, ये नेटवर्क कंसेप्ट है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसलिए बोला जाता है कि नेटवर्क किसी का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में कमांड है तो आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कमांड होने की पॉसिबिलिटी होगी, क्लियर। तो आप हमेशा छोटी छोटी चीजों का केयर करें तो आपसे बनेगा। तो फिगर देखने में इतना बिग लग रहा था, बड़े फिगर बहुत ही आसान है। और ये दो रिजल्ट आपको लिखते आना चाहिए कि दोनों एक ही रिजल्ट है, इसलिए आपका आरएलई लोड लेते कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सके आपके लिए। तो इन दोनों को अच्छे से यूज करते आना चाहिए था। ओके, थैंक यू। Question 6, Gate Electrical 2014. A fully controlled converter bridge fits a highly inductive load with ripple-free load current. The input voltage Vs to the bridge is a sinusoidal source. Triggering angle of the bridge converter is alpha equal to 30 degree. The input power factor of the bridge is. Next question number 6, Gate 2014. अगेन आप देख रहे हो एक ब्रिज कन्वर्टर बना हुआ आपके पास, कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, सब थायरिस्टर बने हुए, सोर्स वोल्टेज सोर्स करंट, और एक आपके पास आर लोड आपके पास है, एल लगा हुआ है, एक लोड लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार एल के साथ में आपके पास आर ई वगैरह भी लगा देते तो चलता है, या सिर्फ आर लगा है तो भी चलेगा। एक आर एल लोड लगा हुआ है, एल उसके लेफ्ट साइड में, इट्स ओके, कंसिडरेबल है। रिपल फ्री लोड करंट लिखा हुआ है, रिपल फ्री लोड करंट, दैट मीन द कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट, आपके पास कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, अल्फा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, और इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द ब्रिज, दैट मींस द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ये फाइंड आउट करना है। तो इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, या इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द इनपुट साइड भी बोल सकता हूं मैं, या सोर्स भी बोल सकता हूं, या सप्लाई पावर फैक्टर भी बोल सकता हूं। तो सप्लाई पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है, ये आपके पास फिगर है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एकदम अगर चीज़ों को जानते हैं, रिजल्ट वाइज जानते हैं, परफॉर्मेंस वाइज जानते हैं, तो उस केस में मैं डायरेक्ट भी रिजल्ट को लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आसान है बट फिर भी मैं डिस्कशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू को रखता हूं। क्या होता है, कुछ लोग जानते हैं कि इनपुट पावर फैक्टर और सप्लाई पावर फैक्टर का जो रिजल्ट होता है वो 0.9 कॉस अल्फा होता है, ये रिजल्ट जानते हैं लोग। तो इनपुट पावर फैक्टर 0.9 कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा में अल्फा की वैल्यू जो है आपके पास वो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 0.9 और cos 30 डिग्री, दैट मींस द √3/2 0.866 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7 के आसपास आ जाएगा इनपुट पावर फैक्टर। ये एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था गेट 2014 को, और ये आंसर भी करेक्ट है, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया तो ठीक है, आपको रिजल्ट वाइज पता था आपके पास, तो इट्स ओके। बट मैं चाहता हूं कि आपको हमेशा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली कब यूज होता है कब नहीं होता है। जब भी कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री होगा आपके, जब भी कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री की बात होगी, ओके, कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री की बात होगी आपके पास, तो जो सोर्स करंट होगा बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म होगा। जो सोर्स करंट होगा वो एक बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म होगा। सोर्स वोल्टेज है आपके पास है T1 और T2, आपके पास ये थारिस्टर है, ये वाला थारिस्टर जो होगा वो ट्रिगर करेगा आपके पास V0 Vs के बराबर होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ट्रिगर करेगा, और V0 माइनस Vs के बराबर होगा। ये पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करता है नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये अल्फा पे ट्रिगर करता है आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो बेसिक आप हमेशा हर जगह पे हर क्वेश्चन के साथ नोट करते रहे। तो कोई में से बोले कि सोर्स करंट आपके पास, तो सोर्स करंट का फिगर कैसे होता है आपके पास, सोर्स करंट की फिगर की अगर मैं बात करूं तो सोर्स करंट का फिगर ऐसा होता है आपके पास, अल्फा पे ट्रिगर्ड हो रहा है आपके पास, तो मान लेते हैं कि पहले कंटिन्यूअस कंडक्शन है, ये अल्फा पे ट्रिगर्ड हो रहा है आपके पास, ये अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ये 2 पाई प्लस अल्फा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या है तो T1 T2 है, यहाँ पे क्या है T3 T4 है। तो पहले क्या, तो बाय डिफॉल्ट पहले से मान लेते हैं कि T3 T4 ट्रिगर्ड कर रहा है आपके पास, ये I0 की वैल्यू है,
एक इसकी वैल्यू है माइनस आई नॉट की वैल्यू, ये सोर्स करंट का फिगर। ओके, ये सोर्स करंट, ध्यान समझना आप चीजों को। ये आपके पास बन गया, आपके पास सोर्स करंट एक बाइपोलर स्क्वायर वेवफॉर्म बन गया, जैसे आप देख पा रहे हो। बाइपोलर स्क्वायर वेवफॉर्म में अगर मैं बात करूं कि सोर्स करंट का आपके पास जो रिजल्ट होता है, आईएसटी का जो रिजल्ट होता है, आईएसटी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो समेसन n इक्वल टू आपके पास ऑड वैल्यूज होती है आपके पास 135 4 आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी माइनस एन अल्फा। ये आपके पास फोरियर सीरीज एक्सपांशन है एक पीरियोडिक बाइपोलर स्क्वायर वेवफॉर्म का, और अल्फा पे ट्रिगर्ड हो रहा है कंट्रोल रेक्टिफायर, उसके सोर्स करंट के फिगर का आपके पास ये फिगर और इसका रिजल्ट। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट पावर फैक्टर आपके पास ये आपके पास लिखा है इनपुट पावर फैक्टर। अगर आपको याद होगा तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा पावर जितना आपके पास सोर्स से आपके पास जितना हम डिलीवर कर रहे हैं उतना ही लोड एब्जॉर्ब करता है। तो पावर का रिजल्ट क्या होता है? पावर का रिजल्ट होता है वीएस आई एस कॉस फाई। क्लियर? वेयर कॉस फाई इक्वल टू इनपुट पावर फैक्टर, कॉस फाई इक्वल टू इनपुट पावर फैक्टर। फिर एक पावर का रिजल्ट आपको अगर लिखना है कि वीएस इंटू आई एस आर वन कॉस फाई वन, वेयर कॉस फाई वन इक्वल टू जो होता है वो होता है फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर। तो कोई अगर फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर बोलता है वो अलग चीज है, कोई इनपुट पावर फैक्टर बोलता है वो अलग चीज है। तो हमेशा हम केयर करें कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमको पता है दोनों ही रिजल्ट सेम होते हैं, और अगर ये दोनों ही रिजल्ट सेम अगर है तो वी एस आई एस कॉस फाई इज इक्वल टू वी एस आई एस आर वन कॉस फाई, यहाँ पे कॉस फाई वन है, सॉरी कॉस फाई वन, वी एस कैंसिल आउट। कॉस फाई जो इनपुट पावर फैक्टर उसका रिजल्ट कितना आ गया? उसका रिजल्ट आ गया आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट डिवाइड बाय आरएमएस सोर्स करंट इनटू कॉस फाई वन। ये आईएसआर वन अपन आईएसआर वन क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट। आईएस के आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि इसका ये सोर्स करंट का पूरा आरएमएस वैल्यू कितना है, सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू कितना आपके पास? सोर्स करंट के आरएमएस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, इसका आरएमएस वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है इस आईएस का कि आईएस आरएमएस वैल्यू कितना है, तो फिर मेरे को पता है कि अल्फा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में मेरे को इंटीग्रेट करना होगा। ये आई नॉट का स्क्वायर होगा, ये माइनस आई नॉट का स्क्वायर होगा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा होगा। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो बाइपोलर में हमेशा जो भी वैल्यू कांस्टेंट होती है आपके पास वही वैल्यू आ जाती है। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसकी आरएमएस वैल्यू आई नॉट होगा, सोर्स का आरएमएस वैल्यू आपके पास आई नॉट होगा। लोड का आरएमएस वैल्यू क्या? अगर मैं बोलूं कि लोड में अगर आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, तो लोड का आरएमएस वैल्यू कितना? लोड का आरएमएस वैल्यू आई नॉट है। सोर्स का आरएमएस वैल्यू क्या? वो भी आई नॉट है। इसलिए सोर्स का आरएमएस वैल्यू और लोड का आरएमएस वैल्यू सेम होता है। ओके, ध्यान रखना आप कि लोड और सोर्स का आरएमएस जो वैल्यू होता है, आरएमएस जो करंट होता है उसके लिए दोनों की वैल्यू आई नॉट है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये देखो आई नॉट आ गया ओवरऑल। अब अगर मैं इनपुट पावर फैक्टर बोलता हूं आपके पास, तो क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का जो एंगल होता है आपके पास वो इनपुट पावर फैक्टर होता है। बट इनपुट करंट आपके पास देखो ये कंपोनेंट्स के फॉर्म में है। अब मैं अगर मैं बोलूं कि इनपुट वोल्टेज तो आपके पास एक साइनोसोडल है, एक साइनोसोडल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, देखो कि इनपुट पावर फैक्टर क्या है? इनपुट पावर फैक्टर कॉस फाई होगा, और फाई क्या है? फाई इज द एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट। ये आपके पास है, ये आपके पास ओमेगा टी और ये वी एस है। तो अगर मैं बोलूं कि वीएस और आईएस के बीच का जो एंगल होगा ये फाई होगा, और ये जो इनपुट पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर होता है कॉस फाई होता है। कोई मेरे को बोले कि निकाल दे दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे? एक आपका साइनसोइडल है और एक आपके पास स्क्वायर वेव फॉर्म है जो डिफरेंट हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करता है। इसके बीच का एंगल आप डायरेक्टली कैसे बता पाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके बीच का दोनों के एंगल बता सके, इन दोनों के बीच का आप एंगल बता सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज करो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे बताया जा सकता था? अगर मैं बोल देता, ध्यान देना, अगर मैं बोल देता कि जो लोड है वो रजिस्टिव लोड है। क्या बोल देता मैं? कि लोड अगर रजिस्टिव है। अब लोड अगर रजिस्टिव होता आपके पास, लोड अगर आपके पास रजिस्टिव, अगर मैं लोड को अगर रजिस्टिव कंसीडर करता तो उस केस में फिर आपके पास जो फिगर होता है, अगर आपके पास यहाँ पे हम कंटिन्यूस कंडक्शन की बात नहीं करते, सपोज करो, चलो लोड रजिस्टिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कंटिन्यूस कंडक्शन है, रिपल फ्री लोड करंट नहीं बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस कंडक्शन है। और कंटिन्यूस कंडक्शन है आपके पास, सपोज करो आरएल लोड है आपके पास और कंटिन्यूस कंडक्शन है, उस केस में अगर मैं आरएल की अगर मैं बात करूं तो फिर करंट आपके पास हमेशा फ्लो होते रहता है, फिर हमेशा, और जो करंट का बिहेवियर होता है वो साइनोसोडल होता है। तो फिर ये दो साइनोसोडल होते तो फिर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकता था कि कितना एंगल होगा। बट अगर कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट है तो उस केस में तो मैं दोनों के बीच का एंगल ऐसा देख सकता हूं कि नहीं देख नहीं सकता हूं। तो फिर मेरे को क्या करना होगा? अगर मैं इसके हार्मोनिक्स की बात करूं, ये इसके हार्मोनिक्स की बात करूं, ऑड हार्मोनिक्स आपके पास अगर मैं बात करूं, जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो कितना है? 4 आई नॉट अपॉन पाई क्या साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, ओके, प्लस
4I0/3 पाई, थर्ड हार्मोनिक्स लिख रहा हूं मैं, साइन 3 ओमेगा टी माइनस 3 अल्फा, ये आपके पास। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं कि इस वाले में ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट है और वो जो सोर्स वोल्टेज है बोथ आर साइनोसोडल, ये भी साइनोसोडल वो भी साइनोसोडल, दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल जो है वो अल्फा है। ये करंट लैग कर रहा है आपके पास। तो अगर मेरे को फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर बोलने की अगर इच्छा हो कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर एक्चुअली cos phi1 होता है, और phi1 इज द एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट होता है, जिसका एंगल देखो माइनस अल्फा से लैग कर रहा है। इसका मतलब फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा? सिंपल cos अल्फा। अगर इस क्वेश्चन में अगर मेरे को बोल दिया जाता सेम क्वेश्चन में कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर बताओ, तो मैं cos 30 कर देता, और cos 30 जो होता आपके पास फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर इस क्वेश्चन का cos 30 होता आपके पास, और cos 30 की वैल्यू √3/2 0.866 आ जाता। तो आपको केयर करना है आपको कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर कोई पूछ रहा है कि इनपुट पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो मैं बोला कि कंसेप्ट कैसे क्रिएट होता है। कंसेप्ट ऐसे क्रिएट होता है कि देखो ये आपके पास पावर का रिजल्ट है, आपके पास ये पावर का रिजल्ट है, ये यूजफुल पावर है, फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण उसका एंगल भी है, दोनों सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों आपके पास सेम पुट किया। तो ये आ गया आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल सोर्स करंट, ये आरएमएस वैल्यू आ गया सोर्स करंट का। आरएमएस वैल्यू जो होता है आपके पास फंडामेंटल कंपोनेंट है 4I0/पाई है। अगर मैं बोलूं इसकी ये तो पीक वैल्यू है, इसकी अगर आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो 4I0/पाई√2 होगा, डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट कितना होता है? I0 होता है, I0 कैंसिल आउट, और ये cos phi1 हो गया, और phi1 की वैल्यू कितना होता है? अल्फा। क्यों? क्योंकि आपके पास phi n आता है आपके पास जनरलाइज फॉर्म में, phi n की वैल्यू -n अल्फा है, तो phi1 की वैल्यू माइनस अल्फा, ये phi1 की वैल्यू अल्फा। तो ये I0 कैंसिल आउट हो गया, 4/√2 हो गया, एक्चुअली ये 2√2/पाई आ गया, और ये आ गया आपके पास cos अल्फा, और 2√2/पाई 0.9 होता है, इसलिए सभी लोग बोल देते हैं कि रिजल्ट 0.9 cos अल्फा होता है। इसको करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर भी बोला जाता है, आपके पास CDF बोला जाता है, CDF इनटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। इसलिए कई बुक में जो रिजल्ट लिखा रहता है कि इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू CDF इनटू FDF होता है, ऐसा लिखा रहता है। CDF करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर है, IS/R1/IS की वैल्यू है, और फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जो होता है आपके पास वो cos phi1 होता है। ये रिजल्ट लिखा रहता है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए सब कहां से आ गया। ये सिर्फ एक कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट के केस का फॉर्म है। और कभी आपके पास, जैसे मैं 2017 के एक बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा था, याद है इसके पहले जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर का क्वेश्चन की बात कर रहा था, और उसमें कोई बोल रहा था इनपुट पावर फैक्टर बताओ, और किसी को ये रिजल्ट पता है तो भी वो किसी के काम का नहीं है। क्यों? ये कंडीशनल है आपके पास, कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री, किसी भी बुक का डोमिनेटिंग पार्ट है 0.9 cos अल्फा, किसी भी बुक का डोमिनेटिंग इनपुट पावर फैक्टर है, इसलिए कई बार बेसिक क्वेश्चन हमसे बन नहीं पाते, हमसे सिर्फ बिग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसी पे बेस होना चाहिए। बट मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल आइडिया रहे कि अगर आप 0.9 cos अल्फा अगर आप लिख रहे हो कहीं पे, ये कब आया आपके पास? ये 0.9 CDF है, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, ये IS/R1/IS है, ये IS/R1 ये आपके पास फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू है। क्लियर? एक स्क्वायर जो वेव फॉर्म था आपके पास उसका फंडामेंटल कंपोनेंट तो 0.9 cos अल्फा, तो रिजल्ट आपके पास ऐसे ऐसे रिजल्ट आते, तो आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि 4I0/n आपके पास ये रिजल्ट है। अब अगर मैं और भी इसमें डिस्कशन के पार्ट को रखूं तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता था? अगर ध्यान से सोचो आप, इसमें ध्यान से अगर सोचो, अगर मैं से कोई बोलता कि फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर या फंडामेंटल सप्लाई पावर फैक्टर एक ही बात होती, इसका आंसर होता cos phi1, और cos phi1 की वैल्यू होता है cos अल्फा, क्योंकि आपका फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है वो अल्फा के एंगल से लैग करता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होता, और आंसर हमारा आ जाता 0.866 लैगिंग। अलग बात है कि यहाँ पे कोई लैगिंग लीडिंग नहीं पूछता, बट 0.866 लैगिंग ये आ जाता आपके पास। अभी आपसे इनपुट पावर फैक्टर पूछा गया था आपके पास, तो इनपुट पावर फैक्टर 0.9 cos अल्फा आ गया, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर 0.9 आ गया कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री के केस में। क्लियर? तो इनपुट पावर फैक्टर अलग चीज है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर अलग चीज है, फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर एक ही चीज है ये। अब आप सोचो कि अगर आपके पास, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा होता कि करंट का अगर मैं फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 0, इफ अल्फा इक्वल टू 0, अब अल्फा इक्वल टू अगर 0 हो गया आपके पास, अल्फा इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब है कि डायोड लगे हुए सब, और सब अगर डायोड लगे हुए हैं और सब डायोड लगे हुए और एक रजिस्ट्री लोड है,
सोच के देखो, एक डायोड लगे और रजिस्ट्री लोड है, तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेंगे डायोड और वी नॉट इक्वल टू वी एस होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेंगे वी नॉट माइनस वी एस होगा, और सोर्स करंट की वैल्यू एक बार आई नॉट के बराबर होगा, एक बार माइनस आई नॉट के बराबर होगा, तो सोर्स करंट का फिगर और सोर्स वोल्टेज का फिगर एग्जैक्टली साइनसोइडल होगा, और एग्जैक्टली साइनसोइडल होगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो फिर आप इनपुट पावर फैक्टर बोलो चाहे फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर बोलो, वो 1 हो जाएगा, 1। इसलिए जब जब इनपुट पावर फैक्टर की बात क्वेश्चन में कोई करता है, इसलिए हमेशा कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री की बात होती है, क्योंकि ये फिगर सबको चाहिए होता है, ये फिगर। तो आप हमेशा केयर करना कि क्वेश्चंस क्या है। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको कि आपको कंसेप्ट वाइज चीजें क्लियर कर सकूं, ना कि मेरे को पता है कि परफॉर्मेंस वाइज 0.9 कॉस अल्फा रिजल्ट होता है, ये वाइज बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको पता हो, आप खुद किसी के लिए एक न्यू क्वेश्चन डिजाइन कर सके, है ना, थोड़ा केयर करना। ठीक है, तो इनपुट पावर फैक्टर पूछा गया था आपके पास, अल्फा था, कंट्रोल रेक्टिफायर था आपके पास, फंडामेंटल अगर इनपुट पावर फैक्टर पूछते तो 0.866 था, इनपुट पावर फैक्टर पूछा गया था इसलिए आंसर 0.9 का और मल्टीप्लाई हुआ और आंसर क्या हो गया 0.7 के आसपास। ठीक है, तो चाहे डायोड सर्किटरी हो चाहे फिर अल्फा बेस्ड सर्किटरी हो, कोई भी केस हो, आपको हर केस हैंडल करते आना है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इन चीजों का। ओके, थैंक यू।